और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास समाजकारी के अंतर्गत एमपी सेट, यूजीसी नेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए क्लास है। और ख़ास कर ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। और ये आज लास्ट क्लास है थ्योरी की, समाजकार्य थ्योरी की जो क्लास है, आज ये अंतिम क्लास है। ठीक है। एक यहाँ पर दिया गया है कि संघर्ष का सिद्धांत। आपको पता है संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? सिद्धांत, बिल्कुल आपने यहाँ जो जवाब दिया है कार्ल मार्क्स का नाम दिया है, और करेक्ट जवाब। कई बार पेपर में आ चुका है कि संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, और कार्ल मार्क्स का नाम आता, आप इजीली लगा भी लेते हैं। जिसे पहली बार कार्ल मार्क्स के द्वारा विकसित किया गया था, और ये एक सिद्धांत है कि सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण समाज जो है सतत संघर्ष की स्थिति में रहता है। जो सीमित रिसोर्सेज हैं, इस वजह से, मतलब संसाधनों का अभाव है, इनका कहने का अर्थ ये है, और जिसकी वजह से समाज में लगातार ये संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। वहीं इनका एक और शब्द आया वर्ग संघर्ष करके। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का विकास उस वस्तु में निहित है। प्रत्येक वस्तु का विकास उस वस्तु में निहित है जिसमें परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं, और उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही पदार्थ का विकास होता है। तो ऐसी कंडीशन पर इन्होंने, कार्ल मार्क्स महोदय ने, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब प्रारंभ में समाज में बेसिकली दो वर्ग में विभक्त है। आपको पता है दो वर्ग कौन कौन से विभक्त हैं? बता जी, बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हो, शोषक और शोषित वर्ग। परंतु यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, प्रारंभ में समाज जो है स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभक्त था। यदि ऐतिहासिक आधार पे समाज का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि समाज सदैव दो वर्गों में विभक्त रहा है, जिसमें से स्त्री और पुरुष दो वर्गों को डिवाइड करता है। जस्ट इसके उपरांत समाज के कुछ वर्ग के नेचर पर अधिकार कर लिया और दूसरा वर्ग उससे वंचित रह गया। अर्थात आप ये कह सकते हो कि समाज दो वर्गों में विभक्त है। कहीं आपने ये भी देखा होगा, वर्ग वास्तव में आर्थिक वर्ग और उत्पादन की प्रणाली, या आप ये कह लीजिए कि आधार पर विकसित होने की प्रक्रिया में जहाँ वस्तुओं का वितरण का अंतर देखने को मिला, तो ऐसे कंडीशन पर भी वर्ग संघर्ष देखने को हमें मिला। तो वर्ग संघर्ष में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सामाजिक प्राणी है। यह कहना कार्ल मार्क्स का है, और ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य एक वर्ग प्राणी है। तो इसलिए किसी भी युग में जीविका उपार्जन के कारण लोग अलग अलग वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, और प्रत्येक वर्ग में एक विशेष प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। तो इन चीज़ों को लेकर इन्होंने जिक्र किया। तो मैं कुछ बातें बता दूं और उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, और फैक्ट के रूप में बता रहा हूं जो पेपर में आएंगे आप लोगों से। पहली चीज़ आपको स्पष्ट हो गई कि संघर्ष की बात करेंगे तो अवधारणा कार्ल मार्क्स की बनेगी। दूसरी बात, वर्ग संघर्ष का होगा तो भी बात यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बनेगी। ये दो तथ्य मिले आपको। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ग संघर्ष का जो प्रारंभ था, जो
स्वरूप था, स्वरूप कह लीजिए या आप प्रारंभ कह लीजिए। आपने सन 1844 में एक किताब का नाम पढ़ा होगा, मुझे याद है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में। मैनिफेस्टो के बारे में बात सत्य है। क्या आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ा है? तो 1844 नहीं होगा, 1848। हाँ, 1848 होगा। 1848 में यहाँ दो विद्वान आए थे। दोनों विद्वानों का नाम आपको ध्यान रखना होगा। एक का नाम क्या है? एक का नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और दूसरे का नाम फ्रेडरिच एंजल्स। एंजल्स। ये दो नाम आप ध्यान रखेंगे। दोनों के सहयोग से जर्मन लैंग्वेज में ये किताब 21 फरवरी 1848 को ये किताब आई थी। 1948 मत लगाइएगा, 1848 लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब इस किताब में कहा कि जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वह शोषक और शासक बनकर श्रमिक वर्ग का निर्धन बना देते हैं। श्रमिक वर्ग को निर्धन बना देते हैं। तो इसी किताब में अभी किसी बच्चे ने बताया भी था, दो शब्द, एक शोषक और एक शासक। शासित को ये शोषक ही कहेंगे। तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखना होगा। इसको आप मजदूर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप शासक को क्या कर सकते हैं? मालिक। देखिए, दोनों वर्गों के हितों में विरोध होने के कारण एक दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता की भावना पनपती है। ये बात आप जानते भी हैं कि शोषित वर्ग अपने संगठन बनाकर शक्ति केंद्रित करता है। दूसरी ओर शासक वर्ग राज्य सत्ता के प्रयोग से इस शक्ति के दमन का प्रयत्न करता है। तो मानव समाज में मालिकों और दासों में संघर्ष हुआ है, इस बात से आप लोगों को सहमत होना चाहिए। प्रारंभिक काल में शोषित वर्ग कहलाएगा ना जी, मजदूर शोषित वर्ग कहलाएगा। यस यस, वही तो संगठन बनाकर शक्ति केंद्रित करते हैं। तो शोषक वही शोषक है और जो शासक होता है वो राज्य सत्ता का प्रयोग करता है, तो इसी शक्ति से लोगों का दमन करता है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पहले के समय में ये कह सकते हो आप कि मालिकों और दासों के संघर्ष, उनके बीच में संघर्ष हुआ करता था, है ना। अच्छा, अगर मैं यही बात देखो, पेपर में अगर प्रारंभिक काल आएगा तो स्पष्ट है कि आप शायद इसी को लगाएंगे, शासक, शोषक और शासक को। लेकिन अगर पेपर में सामंतवाद आ जाए, सामंतवादी कह लो, सामंतवादी कह लो, तब आप किसको लगाएंगे? तब यहाँ इन दोनों का जो है शब्द बदल जाता है। सामंतवादी युग में विरोध की जो चरम सीमा थी वो सामंतों और भूमिहीन किसानों के थे। तो इसलिए सामंतवाद में एक शब्द जरूर ऑप्शन में लिखा रहेगा, जो है सामंतों या सामंतों, और एक शब्द जरूर लिखा रहेगा आपको भूमिहीन किसान, ये शब्द लिखा रहेगा। तो प्रश्न का पैटर्न अलग अलग तरीके से रहता है और उन्हीं के आधार पर ये जो है ऑप्शन का चुनाव होता है। तो हिंसात्मक संघर्ष रूप में ही देखने को ये चीज़ें मिली। फिर कार्ल मार्क्स की बात करें आगे, तो आधुनिक वर्ग संघर्ष आया। अब अगर पेपर में आपसे पूछ ले आधुनिक वर्ग संघर्ष, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, सारी पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, सारी पॉइंट आप लोगों को बता दूंगा मैं। आधुनिक वर्ग संघर्ष की बात,
तो देखो, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, ये शब्द रिलेट होगा जब आपके पेपर में, सिंपल सी बात है, पूछ ले कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण तथा यातायात के साधनों के विकास के कारण पूंजीवादी व्यवस्था प्रारंभ हुई। अब इसी पूंजीवादी व्यवस्था के बड़े पैमाने पर उत्पादन और एकाधिकार प्रवृत्तियां जो है विकसित हुई। अब मैं आपको पूंजीवाद की व्यवस्था को बात करूं तो पूंजीवाद व्यवस्था आई कैसे? 3 शब्द याद रखें। एक शब्द आपको याद रखना होगा औद्योगिकी, और दूसरा शब्द क्या याद रखोगे आप लोग? नगरीकरण। और तीसरा शब्द याद क्या रखेंगे आप लोग? यातायात के साधन। इनका जब विकास हुआ, इनका क्या हुआ? विकास हुआ। इनका विकास हुआ तो यहीं से स्टार्ट हुआ पूंजीवाद। यहीं से स्टार्ट हुआ पूंजीवाद। अब पूंजीवाद, जो पूंजीवाद शब्द है, इसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने एक बात कही है, मैं उसको नोट करना चाहूँगा कि पूंजी वह धन है ना? पूंजी वह धन है जिसके द्वारा श्रमिक के श्रम को कम मूल्य में खरीद कर अतिरिक्त मूल्य बचा लिया जाता है। अतिरिक्त मूल्य बचा लिया जाता है। अब इस स्लाइड से 2 टाइप के प्रश्न आएंगे। एक तो ये प्रश्न आएगा कि आधुनिक वर्ग संघर्ष किससे संबंधित है? तो क्या जवाब बताएंगे, बताइए जरा। क्या? पूंजीवादी। ओके। दूसरी बात, अब पूंजीवादी विकास के लिए जो संघर्ष का पार्ट बना है पूंजीवादी व्यवस्था का प्रारंभ, वो किन के विकास से बना है? औद्योगिकी, नगरीकरण और यातायात के साधन। ये 2 प्रश्न हुए तैयार आपके। तीसरा प्रश्न कि कार्ल मार्क्स का विचार, मार्क्स का मत कहता है कि पूंजी वह धन है जिसके द्वारा श्रमिक के श्रम को कम मूल्य में खरीद कर अतिरिक्त मूल्य बचा लिया जाता है ना? तो पूंजी का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए आप किसान हैं, कोई व्यापारी है, अब आपसे कम मूल्य पर आपसे सामान खरीद लेता है, कम मूल्य पर, तो वहाँ अतिरिक्त मूल्य बचा लेता है ना? और अतिरिक्त मूल्य कई परिप्रेक्ष्य में आता है, पेपर में, बट यहाँ से अप्लाइड प्रश्न बनाए जाएंगे कुछ इसी टाइप से रहेंगे। तो पूंजीपति वर्ग राज्य सत्ता के द्वारा सर्वहारा वर्ग को कुचलता रहता है। अब देखिए 2 बात और यहाँ पे निकल के आई। मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा है। यहाँ पे सामंतवाद में सामंतों का, भूमिहीन किसानों का, प्रारंभ काल में शोषक और शासक का। अब एक और नाम यहाँ पे देख रहे हैं आप, और वो नाम ये है, एक तरफ मिलेगा आपको पूंजीपति वर्ग, यह आधुनिक वर्ग संघर्ष में मिलता है, और दूसरा क्या मिलेगा? सर्वहारा वर्ग। अच्छा, सर्वहारा वर्ग क्या मैं श्रमिकों को रिलेट करा सकता हूं? यस। अब पूंजीपति में मैं क्या शासक को रिलेट करा सकता हूं? करेक्ट बात। तो यहां हमेशा पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं राजसत्ता के द्वारा सर्वहारा वर्ग को कुचलते रहते हैं। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था में स्वार्थ का बोलबाला है और पैसा ही सब कुछ है।
व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। और ये बात आज आधुनिक समाज में लागू भी होती है। और इसी वजह से आधुनिक वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट पूछे किसने दिया है, तो नाम आप लोगों को लगाना है कार्ल मार्क्स का। धर्म, राजनीति, राष्ट्रीय विकास का नाम लेकर सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। भलीभांति तरीके से जी, क्या रिपीट करूं, बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, लिखवा देता हूँ फिर लीजिए। क्या हाँ, धर्म, राजनीति और राष्ट्रीय विकास का नाम लेकर सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। इस बात से आप लोग सहमत हैं? दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं मजदूरों का खून चूसने के लिए पूंजी एक दानवी दान पूंजी एक दानवीय होकर क्रांतिकारी संघ, है ना, दानवीय शक्ति के रूप में कार्य करती है। दानवीय शक्ति के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो सर्वहारा वर्ग जो है मजबूर जैसे क्रांतिकारी संघर्ष का सहारा लेता है और एक महामारी के रूप में समाज में विस्फोट होता है। चारों ओर भूखमरी, निर्धनता, बेरोजगारी का नंगानाच होने जाता है। और ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में सर्वहारा वर्ग जो है हिंसा पर उतर आता है। ठीक है, ये शब्द जो है हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में। मार्क्स ने कौन सा सर? ओके ओके, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखो, चारों ओर अगर मैं आपसे बात करूं, चारों ओर भूखमरी, निर्धनता, बेरोजगारी का नंगानाच होने जाता है और सर्वहारा वर्ग हिंसा पर उतर आता है। रीजंस ये होता है। तो मार्क्स का विश्वास है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विकास सर्वहारा वर्ग को निश्चय ही एक दिन अजय शक्ति के रूप में संगठित कर लेगा। बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है, है ना। ऐसा एक मानक है, एक कथन है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात, मार्क्स ने मानव इतिहास के युगों को ध्यान में रखकर कुछ युगों को वर्गों में उल्लेख किया है। जैसे पेपर में सवाल आए कि आदिम साम्यवादी वर्ग विहीन समाज की स्थापना किसने की है? वर्ग विहीन समाज की, तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। दूसरा, दासत्व समाज के वर्ग। तीसरा, सामंती समाज में वर्ग। चौथा, पूंजी
वादी समाज में वर्ग। तो ये हमें देखने को मिलता है। और ये मानव इतिहास में युगों को ध्यान में रखोगे तो उस समय कार्ल मार्क्स ने इन युगों का वर्गों के आधार पे टाइप बताए थे। देखिए, आदिम युग में वर्ग और वर्ग संघर्ष का अभाव था, लेकिन इसके बाद स्वतंत्रता या स्वतंत्र और के बाद दास, कुलीन और सामान्य, सामंत और सेवक, मालिक और शिल्प संघों के सदस्य, अत्याचारी और अत्याचार पीड़ित आदि ऐसे वर्ग मिले जहाँ जहाँ दास और स्वतंत्रता की बात हुई, जहाँ कुलीन और सामान्य की बात हुई, सामंत और सेवक की बात हुई, मालिक और शिल्प संघों की बात हुई, अत्याचारी और अत्याचार की बात हुई, है ना। ऐसे चीज हमें देखने को फिर मिले यहाँ पे। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हाँ, इस चार जो देखो, ये चार बातें हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई कितने युगों में टाइप वर्गों को बांटा, तो चार टाइप में बांटा है। या तो पेपर आएगा सीधा आ, हाँ एक बार हाँ म्यूट हो जाइएगा। और देखिए रंजीता जी, अगर पेपर में आए आदिम साम्यवादी वर्ग का वर्ग विहीन समाज की स्थापना को लेकर, तो कार्ल मार्क्स। दासत्व समाज वर्ग की दास प्रथा, अभी मैं बात करूंगा इस पर, इसकी बात करेगा तो कार्ल मार्क्स का। सामंतवादी समाज वर्ग की बात होगी तो कार्ल मार्क्स का। पूंजीवादी समाज वर्ग की बात होगी तो भी कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। तो ये कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। और यहीं से एक और प्रश्न बनाएगा। ये तो सिंपल सा सवाल था। एक सिंपल सवाल इसी की तरह और भी है। जैसे अगर आपसे कहे कि स्वतंत्र अगर है कोई शब्द, कौन शब्द स्वतंत्र, तो स्वतंत्र के साथ क्या आएगा? दास आएगा, है ना। शासक शब्द है तो शासक शब्द के साथ क्या आएगा? शोषित आएगा। एक कुलीन शब्द है, कुलीन शब्द के साथ क्या आएगा? सामान्य शब्द आता है, सामान्य। और सामंत शब्द है तो क्या नाम आएगा? सेवक। और मालिक शब्द आता है तो उसके साथ नाम क्या आएगा? शिल्प संघ। तो ये एक, मान लीजिए अगर एक शब्द दे, दूसरा शब्द का आइडेंटिफाई करनी है तो मिलेगा। एक अत्याचारी, अत्याचार भी आएगा, अत्याचारी और अत्याचार भी आएगा। ऐसे शब्द हमें कार्ल मार्क्स के शब्दों में देखने को मिलते हैं, है ना। एक मार्क्स ने बुजुर्वा, क्या शब्द याद रखना मार्क्स का, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। बुजुर्वा, ठीक है। शब्द का और सर्वहारा, सर्वहारा वर्ग के बारे में स्पष्ट जानकारी दिया है। एक बात ये हमें देखने को मिलता है। और ये यूजीसी नेट में 2020 या 21 में ये आ चुका है सवाल, जो मैंने यहाँ पर तथ्य के रूप में रिलेट कराया है आप लोगों को। स्पष्ट है कि शायद आप लोगों को ये बातें सही तरीके से समझ में आ गई होगी कार्ल मार्क्स के बारे में। ज़रूर आप लोग इसको ध्यान देंगे सभी लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस विद्वान है ना। इसके सिद्धांत से कई बार पेपर में जो है सवाल पूछे जा चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी आप लोगों से ये पूछे ही जाएंगे। ऐसे ही लिखा रहता है केवल बुजुर्वा और सर्वाहारा जो है एक स्पष्ट करें, सीधा लिख देगा आप विद्वान का नाम इसके बाद, सीधा विद्वान का नाम लिख देगा, ऐसे ही आता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? तो एक बार बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब इनके कुछ किताबें हैं, उन किताबों के बारे में जिक्र करते हैं।
जैसे आपको पता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र बोलते हैं मैनिफेस्टो को, है ना। मैंने अभी आपको बताया भी है। तो ये कब आई है बताना चाहेंगे आप लोग क्या मुझे? ओके, 1848। चलो बहुत बढ़िया जवाब। एक किताब इनका और आता है द जर्मन आइलो, जो है द जर्मन आइडियोलॉजी। ये किताब कब आई है? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ दोनों में मार्क्स प्लस मैं एंजल्स का नाम लिख रहा हूँ, इन दोनों का नाम आया है। ये दोनों किताब उन्हीं की है, इसलिए आप दोनों लोग मिल के ये किताब को इन्होंने लिखा है। ठीक है। तीसरी किताब दास कैपिटल। दास कैपिटल, ये किताब कब आई है? दास कैपिटल 1867, ओनली फॉर कार्ल मार्क्स। चौथी किताब, बहुत इजी इजी किताबें हैं, सारी बुक हैं इनकी और फेमस भी रही हैं किताबें। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक, ओनली कार्ल मार्क्स का नाम, 1844, कार्ल मार्क्स का नाम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पांचवा, ऑन रिलीजन। ये किताब आई कब थी? 1955। कार्ल मार्क्स, मार्क्स प्लस एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, स्पष्ट सभी लोगों को हो रहा है ना? बता दीजिए। हाँ हाँ, रिलीजन, धर्म। एम मतलब हो जाएगा का मार्क्स, और ए का मतलब हो जाएगा एंजल्स। ये दो लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ। हाँ, दोनों लोग मिल के दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब, दोनों लोग मिल के दिए हैं। हाँ, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। अब ये भी वही आएंगे, फ्रेडरिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। स्पष्ट हो रहा है ना सबको? बता दीजिएगा एक बार, अगर नहीं जिसे डाउट हो रहा है कहीं पर, जैसे सर ने पूछा है वैसे आप लोग भी पूछ सकते हैं, है ना। आप लोग भी पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं कई बार इन लोगों का नाम रिपीट करूंगा किताब वगैरह का, तब आपको ईजिली याद भी हो जाएगा सारी चीज़ें, है ना। आगे बढ़ें। छठा, द होली फैमिली, फ्रेडरिक एंजल्स प्लस कार्ल मार्क्स। कब आई किताब ये? 1840। बिल्कुल सही जवाब, 1844 करेक्ट जवाब, सही जवाब। ठीक है जी, द होली फैमिली जी। जी। और एक किताब वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, केवल कार्ल मार्क्स की किताब है, और वह 1865 है ना। और एक किताब है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वल्ली कार्ल मार्क्स की किताब है ये, 1847, 1847। ठीक है। 9, वेजेस लेबर,
एंड कैपिटल वल्ली कार्ल मार्क्स का नाम 1849 1849 वेज लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और 10 गॉड ऑफ मनी 1884 वनली फॉर कार्ल मार्क्स। बस 10 किताब, 10 के 10 इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों से पेपर में भी हो सकता है मिल जाए, ठीक है। स्पष्ट हो गया? बता दीजिए एक बार। तो ये कार्ल मार्क्स का था जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कार्ल मार्क्स ने कई चीज़ों के बारे में जिक्र किया जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया। संघर्ष सिद्धांत पहली बार कब प्रस्तावित हुआ, तो लुईस कोजर और राल्फ डोरनडेव जैसे समाजशास्त्रियों ने भी संघर्ष के सिद्धांत में अपनी एक अहम भूमिका निभाया है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा कार्यात्मकता जब पढ़ाऊँगा यूनिट नंबर 3 तो वहाँ पर बात करूँगा। संघर्ष सिद्धांत के जनक कौन है, तो कार्ल मार्क्स को ही श्रेय जाता है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स का ही श्रेय जाता है। आधुनिक संघर्ष का सिद्धांत में भी कार्ल मार्क्स का ही नाम जाता है, अभी भी मैंने जिक्र किया है आप लोगों से, ठीक है। संघर्ष का सिद्धांत 2 वर्गों में डिवाइड है, ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। 2 वर्ग भी, ठीक है। अब बताइए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है? तो अब आगे हम बात करेंगे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में तो एक बार स्पष्ट हो गया हो तो क्लियर कर दीजिए आप लोग। हाँ, तो कार्ल मार्क्स के बारे में इतना पढ़ के जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से 10 किताब अगर याद है, उसका सिद्धांत याद है, तो आप आसानी से उसके प्रश्नों को आसानी से टच कर। बाकी तो और भी जहाँ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और नाम वगैरह आएंगे वहाँ मैं आप लोगों से इसके बारे में जिक्र करूँगा। ऐसा नहीं है कि बस यही पढ़ा दिया तो कार्ल मार्क्स अब दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। और भी चीज़ें जो दिमाग में अभी स्किप हो रही है उस समय आएगा तो मैं आप लोगों को भी उस समय मैं आप लोगों को बताता चलूँगा साथ ही साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमारे पेपर में जो है हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? बताने का प्रयास करें सभी लोग। पारदर्शी, अच्छा, यानी आप तो यहाँ पे चलिए कुछ हद तक आप सही गए हैं। शब्दों को संधि विच्छेद करते हुए आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और भी कोई लोग बताएं जरा। चलिए मैं बताता हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भूलना भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, देखिए ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसी को कहीं कहीं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, इसी को कहते हैं पारस्परिक मनोविज्ञान, कहीं कहीं आध्यात्मिक मनोविज्ञान। ट्रांसपर्सनल का तात्पर्य ये होता है कि सामान्य अवस्थाओं की जांच करना, सामान्य अवस्थाओं की जांच करना, है ना। यहाँ सन 1968 में अब्राहम मैस्लो ने उन लोगों में से थे जिन्होंने ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान का मानवतावादी मनोविज्ञान से अलग करने के लिए मनोविज्ञान में चौथी शक्ति के रूप में घोषित किया। ट्रांसपर्सनल शब्द की शुरुआत का उपयोग का जो श्रेय है
वो बेसिकली ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ट्रांसपर्सनल शब्द ध्यान रखिएगा, ट्रांसपर्सनल शब्द ध्यान रखिएगा, पता चले ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी ध्यान रखना है आप लोग। तो नाम स्टेनिस्लाव ग्रोफ और एंटोनियो सुटजे, सुटजे नाम आता है इनका, इनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। मतलब ये होता है कि एकाग्रता के साथ मनोविज्ञान में व्यक्ति शिक्षा जो आध्यात्मिक और उत्कृष्ट मानवीय अनुभव है उसको शामिल करे। जब व्यक्ति की अनुभव और उत्कृष्ट मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक शिक्षा किसी चीज़ में शामिल होगी तो वही कहलाएगी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। मानव अनुभव, आध्यात्मिक और पारलौकिक पहलुओं का अध्ययन करता है ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान। मानव अनुभव लिख दूं, बता दें, चलिए, मानव अनुभव के आध्यात्मिक और पारलौकिक पहलुओं के अध्ययन पर केंद्रित है और यह आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान। यह आप ध्यान रखिए। अब इन दोनों का जब शब्द एक साथ आता है तब नाम हमें देखने को मिलता है अब्राहम मैस्लो का। अदरवाइज इनका नाम यहाँ अब्राहम मैस्लो का नाम हमें देखने को नहीं मिलता है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे। बाकी अब्राहम मैस्लो का ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, ठीक है, मैस्लो। ये एक तो ये स्पष्ट हुआ कि ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान में सन 1968, नाम भी लिख लीजिए 1968, ये तय हो गया कि ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी बड़ी फेमस रही, सोशल वर्क में आती है। मैस्लो का पिरामिड नाम सुना है? मैस्लो का पिरामिड। अब पिरामिड जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कुछ इस तरीके की। इन्होंने 5 भागों में इसको क्या किया था, 1 2 3 4 5, 5 भागों में क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। और ये डिवाइड करने से पहले आपको बता दूं, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ह्यूमन मोटिवेशन नामक एक ग्रंथ सन 1954 में इन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद मैस्लो ने यहीं से एक प्रथम मनोवैज्ञानिक के रूप में फेमस हुए और सबसे पहले तब उस समय आत्मसिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया। अध्ययन किसका किया? अध्ययन किसका किया? आत्म सिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया। ये आप ध्यान रखिए। अब अब्राहम मैस्लो ने 5 भागों में बात किया। तो पहली अवस्था का इन्होंने जो नाम दिया उसको बोला शारीरिक आवश्यकता। क्या बोला? शारीरिक आवश्यकता, यानी इसको आप फिजिकल नीड भी कह सकते हो, फिजिकल नीड, या जैविक भी आप बोल सकते हो, जैविक आवश्यकता भी आप बोल सकते हो। दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता बताया। इंग्लिश में इसे कहा गया सेफ्टी नीड। क्या बोला गया इसको? सेफ्टी नीड बोला गया, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, इन्होंने अपनत्व एवं स्नेह की बात किया, यानी अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता, ठीक है, इसकी जिक्र किया। और चौथा,
इन्होंने रिप्रेजेंट किया सम्मान की आवश्यकता। किसका? सम्मान की आवश्यकता। इसको क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टीम बोलते हैं। ठीक है। और एक लास्ट इन्होंने रिप्रेजेंट किया और उसका नाम क्या रखा? आत्म वास्तविकरण। कई नाम है इसके। हाँ, इसको इंग्लिश में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलेंगे। कई नाम है, आत्म सिद्धि भी बोल सकते हैं आप इसी को ही। ठीक है। 5 अवस्थाओं में इस पिरामिड के बारे में बताया। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे भोजन पानी, जो शारीरिक आवश्यकता वाले हैं, जैसे भोजन पानी इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रथम वर्ग में शारीरिक आवश्यकताओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक जो है दिखलाया गया और मैस्लो के द्वारा, है ना। दूसरे प्रकार की जो आवश्यकता थी वो प्रेरित से संबंधित थी। उसके बाद तीसरी थी, और सबसे ज़्यादा अगर पेपर में कोई पूछा भी गया है तो आत्म वास्तविकरण पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पेपर में यही सवाल से आया है। 5वीं अवस्था, है ना। अब आपको ये ध्यान देना है, पहला दूसरा तीसरा आप इससे कहेंगे कौन कौन सी? ये अवस्था और ये अवस्था और ये अवस्था। इसको आप लोग बोलेंगे अभाव की आवश्यकता है। अभाव की आवश्यकता है। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। और आत्म विकास, आत्म वास्तविकरण और आत्म वृद्धि की जो आवश्यकता है वो ऊपर की ये 2 अवस्थाएं, ऊपर की 2 अवस्थाएं। ठीक है। तो इन्होंने जी हाँ, आत्म ये तो रखा सम्मान की अवस्था एक है, या कि आत्म वास्तविकरण की है? ये ऊपर की है 2। ऊपर की 2 नहीं है, ये आत्म वास्तविकरण और सम्मान क्या? आवश्यकता है। अब उसी तरीके से चौथी और पांचवी जो अवस्था है वो पूछ रहा है। तो 5वीं और चौथी अवस्था को मैं बता रहा हूँ, आत्म वृद्धि की आवश्यकता कह सकते हो आप, आत्म विकास की अवस्था कह सकते हो, आवश्यकता कह सकते हो आप, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता बोल सकते हो आप, या आप बी नीड भी कह सकते हो। बी नीड, बी नीड, बीइंग नीड आप भी बोल सकते हो। बी फॉर बीइंग। तो इन चीज़ों के बारे में इन्होंने इन अवस्थाओं को लेकर जिक्र किया। ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? बताइए, फिर और भी चीज़ें इसमें बताते हैं। चलो, तो शारीरिक आवश्यकता भली भांति तरीके से आप इससे रूबरू हैं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना, किन किन चीज़ों से जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। पेपर में इनसे सवाल पूछा जाता है कि बेसिकली लास्ट वाली जो आवश्यकता है ना, वो किससे संबंधित है। लास्ट वाली आवश्यकता को आप खास कर ध्यान रखेंगे सभी लोग, सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है अंतिम अवस्था। आत्म वास्तविकरण, आत्म प्रत्यक्षीकरण, स्वप्रत्यक्षीकरण, कई नाम इसके हैं, आप बोल सकते हैं किसी नाम से। हाँ जी, और बताइए और मैम बताइए क्या कह रहे हैं आप? नाम इसके सर कई हैं, लिखवा देता हूँ। इसके कई नाम हैं, आप उसे ध्यान रखिएगा। स्व प्रत्यक्षीकरण भी इसे कहते हैं। इसी स्व को आत्म प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं, या स्व आप वास्तविकरण भी कहते हो। ठीक है, आत्म वास्तविकरण भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यह अवस्था जो है बेसिकली पिरामिड है, मैस्लो का पिरामिड बहुत फेमस पिरामिड है, थ्योरीज के नाम से जाना जाता है ना। हर अवस्था के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें।
जहाँ शारीरिक आवश्यकता है वो पहला है भोजन, पानी, वस्त्र, मन, एकाग्रता, यौन संबंधी आवश्यकता, शरीर के आराम हेतु निद्रा, ये सब शारीरिक आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता क्या है? प्रथम चरण की आवश्यकता की जैसी पूर्ति हो जाएगी तब अपने आप को अस्तित्व की चिंता होने लगती है और अपने अस्तित्व की महत्व को जानने लगता है, जिस कारण वह जीवन मृत्यु के संबंध में सोचने लगता है। अपने जीवन की स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे एक दूसरे चरण की आवश्यकता महसूस होने लगती है। फिर एक आती है स्नेह, जिसको हमने प्रेम और संबंध की आवश्यकता बताया। व्यक्तियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर वो उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो बेसिकली अकेले नहीं रहना चाहता है, जिस कारण वो अपने परिवार का निर्माण करता है और समाज के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है। पत्नी, भाई, बहन, प्यार, दोस्त इत्यादि चीज़ें जो है इसके अंतर्गत फिर आ जाती हैं। फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की आवश्यकता जो थी चौथी, वो बेसिकली अगर जिक्र करता है तो समाज में गौरवपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, आत्मसम्मान की आवश्यकता को वो महसूस करता है ना। और साथ ही साथ खुद को विशिष्ट दिखाने की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करता है। मैस्लो ने कहा है कि मनुष्य जीवन पर्यंत इन 4 चरणों की प्राप्ति हेतु सदैव क्रियाशील रहता है, सदैव क्रियाशील रहता है। और अंतिम अवस्था आत्म बोध होती है, जिसको आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हो या आत्म वास्तविकरण भी बोलते हो। ये बेसिकली आत्मबोध मनुष्य की आवश्यकता का अंतिम चरण है। इसमें मनुष्य का आत्मबोध तब होता है जब वह अपने चारों चरणों की पूर्ति कर लेता है। इनमें व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जान लेता है, आंतरिक संतुष्टि की प्राप्ति कर लेता है। आत्मबोध अर्थात आत्मा को जानना, सांसारिक कटुता सत्यता को पहचान लेना आत्मबोध को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके की इनकी जो है ये थ्योरी काफ़ी चर्चित में रही है। क्लियर हो गया? बता दीजिए एक बार। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपर्सनल सिद्धांत कार्ल जूंग के द्वारा भी दिया गया। जो कार्ल जूंग का था वो मानवता के माध्यम से देवत्व की खोज करने का प्रयास किया था। पेपर में देवत्व की खोज करने का प्रयास ट्रांसपर्सनल सिद्धांत किसका है? ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बात नहीं है यहाँ पे, ट्रांसपर्सनल थ्योरीज की बात है। तो कार्ल जूंग का नाम आता है। ये भी एक मनोविज्ञान है या मनोविद्वान है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, सिंबॉलिक अंतःक्रिया का नाम अगर जब पेपर में आए तो हर्बर्ट ब्लूमर ने सबसे पहले इस शब्द को दिया है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो मीड ने, विलियम जेम्स ने, जॉन डेवी ने, C.H. कूले ने इनके विचारों को समन्वित करके प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया है। अगर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान है तो हर्बर्ट ब्लूमर है। विकास करके एक सैद्धांतिक रूप देने वाला कई नाम आते हैं, जॉन डेवी हैं, विलियम जेम्स भी हैं, C.H. कूले भी हैं। 3 विद्वान का नाम आता है। तीनों से पेपर में तो नहीं आता है, लेकिन ये शब्द जो है हर्बर्ट ब्लूमर से आता है। ईयर आप छोड़ दीजिए, ईयर से कुछ ऐसा सवाल नहीं बनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, केवल अवधारणाओं से प्रश्न बनाए जाएंगे बस। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, स्पष्ट हुआ? इसको आप हर्बर्ट ब्लूमर। उसके बाद देखिए आप लोग, आगे नाम आता है हर्बर्ट ब्लूमर का ही। यहाँ अगर हम जब जिक्र करते हैं तो मीड ने एक किताब लिखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप सभी लोगों को इस किताब से रूबरू भी होंगे, है ना। किताब का नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप नोट करिएगा सभी लोग, ताकि आपको स्पष्ट भी हो जाए सारी चीज़ें। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी करके किताब अगर पेपर में हमसे पूछा जाता है
तो आप किसका नाम लगाएंगे, बताएं। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, मेड, हाँ, जहाँ आप बोलेंगे कि जॉर्ज जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम देंगे। सन 1934 में आप इनका नाम जिक्र करेंगे, 1934 में। वहीं मीड के बारे में अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से, तो इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के लिए संचार का आधार माना था, संचार का आधार माना था इसी किताब में। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, बच्चे जो हैं गेस्चर से सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। गेस्चर मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, गेस्चर अभी आगे आएगा। तो मीड ने आत्म के विकास के लिए मैं और मुझे, आई एंड मी, महत्वपूर्ण अन्य तथा सामान्यीकृत अन्य जैसी अवधारणाओं को प्रतिपादन किया। मैं और मुझे के अंतःक्रिया के बीच स्व का निर्माण किया। तो पेपर में कभी कभी मैं, मुझे और स्वयं की अवधारणा की बात आएगा तो किसका नाम आएगा, GH मीड का नाम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब। यहाँ देखिए, फिर कहता है कि देखिए, सामान्यीकृत अन्य तात्पर्य में द्वितीयक समूह से है और एक बालक समाजीकरण के दौरान 3 अवस्थाओं से गुजरता है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं, एक नकल करने की अवस्था, एक नाटक की है, एक खेल की अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं से एक बालक जो है गुजरता है। ठीक है, अब नकल करने की अवस्था क्या है, नवजात शिशु सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अन्य जैसे माता पिता के संपर्क में आएगा, अपने माता पिता भाई बहन की नकल करता है ना। तो बच्चे को अपने बारे में कोई जागरूकता नहीं रहती है, तो वह स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, वह निष्क्रिय रूप से भूमिका को ग्रहण कर लेता है, तो वो नकल कर लेता है। प्ले स्टेज की बात करता हूँ नाटक के लिए, तो ये 2 वर्ष की उम्र में होता है। इसमें शिशु मुझे अर्थात सामूहिक रूप से परिवर्तित होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं को व्यक्ति के रूप में ना देखकर वस्तु के रूप में देखता है। नकल की अवस्था को पुनः दोहराने में सक्षम होता है, जैसे कोई डॉक्टर बनने का नाटक करता है, टीचर बनने का नाटक करता है ना, पुलिस बनने का नाटक करता है। इस तरीके की प्रक्रिया बच्चे के अंदर यहाँ पर आ जाती है। और एक खेल की अवस्था है। खेल की अवस्था की अगर हम बात करते हैं, ये तीसरी है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो जहाँ नकल की अवस्था और नाटक की अवस्था को पूरा कर लेता है, वहीं सामान्यीकृत अन्य के साथ में खेल की अवस्था को भी पूरा करता है। खेल के माध्यम से सीखता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलेंगे, बच्चा भी क्रिकेट खेलेगा, तो खेलते खेलते वो रूल रेगुलेशंस को जान लेता है। स्टिक होती है, 6 बॉल का ओवर होता है, स्टिक में लगेगी तो आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों वो जान जाता है बालक। ठीक है, तो इस तरीके से वो खेल की अवस्था भी, यानी यहाँ से भी वो चीज़ें जो है अर्जित करता है। ठीक है, मीड ने कूले की तरह ही समाजशास्त्र मनोविज्ञान दोनों ही दृष्टिकोणों को समन्वय किया। कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया कूले का, और इसी पर अपना विचार आधारित करते हुए मीड ने मैं और मुझे की अवधारणा को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी आपने CH कूले के बारे में तो नाम तो सुना ही होगा। CH कूले की जो अवस्था है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने CH कूले के बारे में आत्मदर्पण सिद्धांत है वो चीज़ें आप लोगों को पता होगा। फिर तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। फेमस विद्वान है CH कूले। ठीक है, ये आ गया मानवतावाद का संप्रदाय। अच्छा, ये देखिए अब्राहम मैस्लो का नाम आ गया। भी अब्राहम मैस्लो के पिरामिड जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। देखो, आत्मसिद्धि है, सम्मान है, स्नेह प्रेम है, सुरक्षा है, शारीरिक है। यहाँ पर देखिए 95% लोग हैं, यहाँ पर केवल 5% लोग पहुँचते हैं, क्योंकि ये समाज का सबसे उच्च स्तर का माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको अभी भी बताया है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए जो 2 हैं ये बेसिक नीड कहलाती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो 2 है ये साइकोलॉजिकल नीड कहलाती हैं, और ये जो एक है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 अवस्थाएं यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी मैंने आपसे बताया भी था कि ये निम्न स्तर है, जो अभाव की अवस्था मैंने जिक्र कर रहा था आप लोगों से, और ये उच्च स्तर है, ऊपर की 2 अवस्था, आत्मसिद्धि वाला और आत्मसम्मान। थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आत्मसिद्धि लिखा हुआ है, यह आत्मसम्मान लिखा हुआ है, ये प्रेम और स्नेह लिखा हुआ है, ये सुरक्षा लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, इस साइड लिख लीजिए ना। इन दोनों को अगर मैं बात करूँ, इन तीनों को तो क्या बोला जाता है, निम्न स्तर बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है,
उच्च स्तर बोला जाता है, इसको अभाव बोला जाता है, इसको अभिवृद्धि भी बोला जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। मांग की आवश्यकता भी कहा जाता है, स्व यथार्थ की अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी अवस्था। इनको कई बार पेपर में पांचवी अवस्था से सवाल आ चुका है यूजीसी। यथार्थीकरण का मतलब क्या है? यही एक्चुअलाइजेशन है, यथार्थी, जो चीज़ें वास्तविकता, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मोक्ष की तरफ जा रहा है, मोक्ष की तरफ जा रहा है, वो सत्य को स्वीकार कर रहा है, सब कुछ जान चुका है। और ये इसमें केवल 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, है ना। किससे जैसे बात करते हैं, सवाल किस तरह से करवाया जाता है? देखिए, सवाल इसमें अगर आप लोगों से बनाया जाएगा पहले तो इसमें तो कई टाइप के सवाल बनेंगे, है ना। ठीक है, अब्राहम मैस्लो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो कई प्रकार के बनेंगे, है ना। क्या मैं प्रश्नों से एक बार रूबरू करवा दूं आप लोगों से? ओके, चलिए 5 मिनट है, पहले प्रश्न ही कर लेते हैं, बाकी जो है हो गया है, कंप्लीट हो गया है बस। ठीक है, कुछ अब नहीं रह गया है आप लोगों की। और भी जो थ्योरीज वगैरह हैं वो आपके यूनिट नंबर जब चलेगा से 6 वाली यूनिट, चिकित्सा और मनोचिकित्सा समाजकार्य, तो वहाँ पर आपको कवर होगा थेरेपी के साथ। ठीक है, एक सवाल अगर मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न करता हूँ, ठीक है, कई टाइप के यहाँ पे प्रश्न जो है हम लोगों से बनाए जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये बनेगा कि आवश्यकता आवश्यकता के अनुक्रम का मैस्लो का सिद्धांत डैश से संबंधित है। ठीक है, नंबर 1 कार्य निष्पादन, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 अभिवृद्धि, नंबर 4 अभिप्रेरणा। बताइए कौन सा सही होगा? अभी अभिप्रेरणा, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ आपने जो अभिप्रेरणा शब्द का जवाब दिया है ना, ये करेक्ट जवाब दिया है मुझे आप लोगों ने। ठीक है, एक प्रश्न आपको अप्लाइड पूछ लेता हूँ, उसको भी बता लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। मानव आवश्यकताओं के निम्न उदाहरणों को उनके बढ़ते महत्व के पदानुक्रम में व्यवस्थित करें। नंबर 1 पॉइंट, दुर्घटनाओं के लिए बीमा। ठीक है, बी पॉइंट, दूसरों से मान्यता और सम्मान। सी, भोजन और आश्रय प्रावधान। डी, क्षमता को अधिकतम करके चुने हुए क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करना। डी हो गया। ई, दूसरों के साथ सार्थक सार्थक लिखा हुआ है, सार्थक संबंध विकसित करना। ये रहेंगे कूट। ऑप्शन आपको मिलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन रहेंगे। पहले ऑप्शन में ए सी ई बी डी, ए डी ई डी, यहाँ पे बी कर लो, बी
डी, फिर ए, सी, ई, डी, बी, और लास्ट ऑप्शन सी, ए, ई, बी और डी। बताइए सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सेकंड सर ऑप्शन बी है। ओके, थर्ड ऑप्शन। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भोजन और आश्रय कौन सी अवस्था में आएगा? बी ऑप्शन है। भोजन और आश्रय कौन सी अवस्था में आएगा? पहली में, प्रथम में। या तो या तो आपका या तो आपका ये सेकंड होगा, या तो आपका ये फोर्थ होगा। इसलिए आपका पहला और तीसरा कट गया है ना। ए की बात करते हैं तो फिर उसके बाद कहता है दुर्घटनाओं के लिए बीमा करना, यानी सुरक्षा वाला था, यानी ये भी ए है, ये भी ए है। आप देखो बी है और सी है आपके सामने। सी कहता है आपसे क्या? सी सी वाला ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे सी नहीं, ई है, ये ई है, ई है। ई वाला ऑप्शन क्या कहता है? दूसरों के साथ सार्थक संबंध विकसित करना। और बी वाला क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है दूसरों की मान्यता का सम्मान करना। तो सम्मान थोड़ी पहले आ जाएगा, बी को काट दीजिए आप। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न आपके सामने बनेंगे। इसका सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना, 4 वाला। ठीक है, ये तो ये सवाल पूछेगा। या एक सवाल और कर लेता हूँ आप लोगों से। बताइए मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, मैस्लो का पदानुक्रम, एक मिनट, पदानुक्रम सिद्धांत का निम्नतम क्रम है, निम्नतम क्रम है। म्यूट हो जाइएगा प्लीज़। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर लिखूंगा। ऑप्शन ए आपसे क्या कहता है? सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी सम्मान की आवश्यकता। ऑप्शन सी आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। ऑप्शन डी शारीरिक आवश्यकता। बताइए निम्नतम कहाँ गया? निम्नतम क्रम कौन सा है? डी, श्योर? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, है ना। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पर लिख दिया एक, अब यहाँ पर देखिए ज़रा सा, मैंने उच्चतम आवश्यकता लिख दिया। सम्मान को हटा के मैं अब लिख रहा हूँ आपको, एक मिनट, इरेज नहीं हो रहा है। आवाज़ मेरी स्पष्ट है? हेलो, ये चल, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, अभी अभी निम्नतम, यहाँ पे मैंने क्या कहा था? एक एक मिनट, सुनिए 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 सुनिए, सवाल नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में आएगा। यही सवाल नहीं समझ, कोई भी सवाल समझ में नहीं आया? ये बताइए, यही समझ में नहीं आया? ओके चलो फिर ठीक, देखो ध्यान से समझो, फिर से सवाल समझाता हूँ। ठीक है, पहला सुरक्षा था, दूसरा क्या ऑप्शन दिया था मैंने? सम्मान। तीसरा क्या दिया था? आत्म। और चौथा शारीरिक। प्रश्न हमसे क्या बोला? हमसे कहा मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का निम्नतम क्रम कौन सा है ना, निम्नतम क्रम कौन सा है, मैंने ये आपको सवाल दिया, है ना। अब पदानुक्रम की जब आवश्यकताओं की मैंने बात किया आप लोगों से, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो नीचे की 3 है वो निम्न के अभाव को बताता है, और जो ऊपर की 2 है वो पूर्ति को बताता है। है ना, तो अब पदानुक्रम की जब आवश्यकताओं की मैंने बात किया आप लोगों से, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो नीचे की 3 है वो निम्न के अभाव को बताता है, और जो ऊपर की 2 है वो पूर्ति को बताता है।
या निम्न आवश्यकताओं को बताता है, निम्न आवश्यकताओं को बताता है। लेकिन उनमें से आप सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए पहले। मैंने उनमें आपको क्या दिया, मैंने उनमें आपको 3 जो पिरामिड बताया था, उसमें पहला था शारीरिक, दूसरा था आपका क्या, दूसरा था आपका स्नेह सुरक्षा, तीसरा था आपका स्नेह, चौथा था आत्मसम्मान, और जो पांचवा था आत्मसिद्धि था। लेकिन आप सोचो निम्नतम, निम्नतम क्या आप यहाँ पे स्नेह है, स्नेह नहीं है, काट दीजिए। लेकिन जो सुरक्षा वाला शब्द था, सेफ्टी वाला, सेफ्टी वाला जो था, स्नेह तो नहीं है, प्यार तो नहीं है, स्नेह तो नहीं है, केवल सुरक्षा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सुरक्षा था और एक शारीरिक था। तो आप बताइए निम्नतम क्रम में आप सुरक्षा को लगाना उचित समझते हैं कि आप शारीरिक को लगाना उचित समझते हैं? कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। निम्नतम शारीरिक सुरक्षा ही होगा। मैंने आपसे निम्न चीज़ों की बात नहीं किया था। निम्न में मैं बात करता तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन में कूट देता, फिर मैं कूट देता आपको, तब आप ए और डी को चुनाव करते। कूट में ए और डी का चुनाव करते जब मैं निम्न लिखता। लेकिन मैंने निम्नतम यूज़ किया, उसी जगह पे मैं उच्चतम यूज कर रहा था आप लोगों से। तो उच्चतम अगर मैं यूज कर दूं तब किसका नाम लगाएंगे, जरा बताइए। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका है। हाँ, देखो फिर वही आत्मसम्मान से ऊपर तो आत्म वाला आ गया ना, ऊपर वाला उच्च वाला आ गया। तो फिर वही ना आपका सबसे आत्म या आत्म वास्तविकरण जो है वो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सर, वो आपका फिर करेक्ट हो जाता है ना। समझने का जो है, थोड़ा सा प्रश्नों को आप समझें। प्रश्न आप समझ नहीं पाए थे। निम्नतम और निम्न, निम्न जो होता है इससे नीचे की बात होती है निम्नतम। निम्न निम्न अगर मैं लिखता तो मैं ऑप्शन में ए और डी देता। हाँ, निम्न से निम्न, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने बताया। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। निम्न से निम्न क्या था, शारीरिक था, है ना। इस तरीके के प्रश्न जो हैं आते हैं पेपर में और अच्छे प्रश्न होते हैं, यहीं पर समझना था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सारे प्रश्न अगर बनेंगे आप लोग तो शायद आप दिमाग ज़रूर लगाएंगे कि निम्नतम है कि निम्न है, किसी प्रश्न को लेकर, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखिए आप सभी लोग। अभी फिर 15-20 मिनट बाद क्लास आप लोगों की होगी, ठीक है। चलिए।